बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर साद आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम जो है रिव्यू ऑफ लेक्चर अपना देखेंगे जिसका और ये हमारा टेस्ट का सिलेबस भी इसमें से ही है। तो देखें, मैंने आपके सामने लिखा है कि एक हमारा चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स और इसके हमने लास्ट वाले पेजेस देखने हैं 161 से लेकर 164 और नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 7 कंप्यूटेशनल एंड स्ट्रक्चर बायोलॉजी का 167 से 170 तक हमारा टेस्ट का सिलेबस है। तो ये था हमारा टेस्ट का सिलेबस। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ों को जो है वो पढ़ा है इस पूरे वीक में और इसका हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया फोटो रेस्पायरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फोटो रेस्पायरेशन, पहली बात तो ये है कि ये प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर होने वाला रिएक्शन है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ये रिवर्स है केल्विन साइकिल का। केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स किया जा रहा था रोबिस्को की मदद से। फोटो रेस्पायरेशन में जो फिक्सेशन का जो अमल है वो होगा ऑक्सीजन का, होगा फिक्सेशन का अमल, और रोबिस्को एंजाइम की मदद से ही होगा। तो इस अमल को हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। फोटो रेस्पायरेशन जो है इसको होने के लिए 3 अदद ऑर्गेनेलिस का होना ज़रूरी है। एक क्लोरोप्लास्ट है, पर ऑक्सीसोम है, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। 3 ऑर्गेनेलिस का होना इसके अंदर ज़रूरी है। अगर आप देखें तो ये साइकिल जो है इसका होने का पहला पॉइंट जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ से ये साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आप देखो कि रोबिस्को जो है यहाँ इस जगह पे रोबिस्को, तो मैं यहाँ रोबिस्को लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है RUBP के अंदर, और जब ये RUBP के अंदर इसको ऐड कर देता है, इसके नतीजे में RUBP 2 मॉलिक्यूल में टूटता है, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर। अब ये यहाँ से रिएक्शन जो है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट से आगे की तरफ जो है वो मूव करता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो आगे आपको नज़र आ रहा होगा ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होने के बाद वो पर ऑक्सीसोम से, यानी कि क्लोरोप्लास्ट से पर ऑक्सीसोम की तरफ आ गया है। अगर आप यहाँ देखें तो ये मैंने यहाँ लिख दिया कि ग्लाइकोलेट अब पर ऑक्सीसोम के पास आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक आपको नज़र आ रहा है कि इसमें से जब ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म भी साथ साथ है और साथ में इसमें टॉक्सिक गैस हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकल रही है, तो ये ग्लाइकोलेट से कन्वर्ट होके ग्लाइकोक्सिलेट में चला गया। तो ये कन्वर्जन यहाँ तक हुई है पर ऑक्सीसोम के अंदर। अब आगे ग्लाइकोक्सिलेट ये आगे कन्वर्ट होता है जो ग्लाइसिन में। अब यहाँ से ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट होके 3rd ऑर्गेनेली के पास जा रही है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं ग्लाइसिन के, वो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं सेरीन में। सेरीन जो है वो आगे से अगेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके अंदर, पर ऑक्सीसोम के अंदर, और सेरीन आगे अगेन जब यहाँ ट्रांसफ़र होता है तो ये यहाँ पे अगेन कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में। अब यहाँ से ये अगेन क्लोरोप्लास्ट की तरफ जाते हैं, और जब ये क्लोरोप्लास्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ आके ये दोबारा चेंज हो जाते हैं फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और अब यहाँ फिर जो है वो केल्विन साइकिल जो है वो रिज्यूम कर जाएगा। ये था हमारे पास फोटोफॉस्फोरेशन का मैकेनिज्म जिसके ज़रिए से ये काम करता है, इसकी ऑर्गेनेलिस और इसकी कन्वर्जन। तो अभी हमने डेफिनेशन देख ली, इसका मैकेनिज्म देख लिया। अब हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। तो देखो प्लांट्स जो हैं वो केल्विन साइकिल को यूज़ करते हैं अपनी शुगर बनाने के लिए, तो ऐसे प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहते हैं। जब ये फोटो रेस्पायरेशन आ जाती है तो पौधे का जो ये जो फिक्सेशन का अमल है 25 से 50 टाइम या 50% जो है वो कम हो जाता है, जिससे उसकी पैदावार, उसकी यील्ड में कमी आ जाती है। और ये ज़्यादा इशू जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है वो बड़ा लिंक्ड है। याद रखिएगा
कि जब टेम्परेचर हायर होता है, जो ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी है रुबिस्को की वो इंक्रीज़ कर जाती है देन उसकी कार्बन फिक्सिंग एक्टिविटी से। तो जैसे टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट में, वहाँ ये मामला भी ज़्यादा सिविरिटी के साथ पेश आएगा। अब यहाँ आपने याद रखना है, एक यहाँ एक मेन जो चीज़ है वो है एवोल्यूशन का एक पॉइंट यहाँ आप लोगों ने जहन में रखना है। जब इस दुनिया में फोटोसेंसिस जो है वो एवॉल्व हुई है फर्स्ट टाइम, तो ऑक्सीजन कम थी एटमॉस्फेयर में, तो फोटो रेस्पिरेशन भी कम थी। जब जैसे ही मिलियन ईयर्स गुजरे हैं, ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो गई, कंपटीशन स्टार्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्टिव साइट्स के लिए, रुबिस्को के लिए, क्योंकि रुबिस्को जो है वो ड्यूल हाइब्रिड एंजाइम है। तो अब जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस मामले को हल करने के लिए फिर C3 प्लांट्स ने जो है वो एक और मैकेनिज़्म डेवलप किया है, C3 फोटोसेंसिस की जगह C4 फोटोसेंसिस का मैकेनिज़्म डेवलप किया। तो अब आपके सामने हमारे पास एक नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है जो इस चैप्टर में से हमने करना है, वो है C4 फोटोसेंसिस। देखिए अब ये साइकिल जो है वो इन एडिशन टू नॉर्मल कैल्विन साइकिल है, ये लीव्स के अंदर होता है। और आपको पता है लीव्स के अंदर जो है वो मेसोफिल सेल्स होते हैं और मेसोफिल सेल्स के अंदर थोड़ी एयर स्पेसिस होती हैं, और जो एंजाइम कैल्विन साइकिल के लिए चाहिए होता है वो बंडल शीथ सेल्स के अंदर डिपॉजिटेड होता है। तो आपको यहाँ एक मेसोफिल सेल नज़र आ रहा है, यहाँ आपको बंडल शीथ सेल नज़र आ रहा होगा। तो मेसोफिल सेल के अंदर लेस एयर स्पेसिस हैं, बंडल शीथ सेल्स के अंदर वो जो सेल डिपॉजिटेड हैं, वो जो चीज़ें जो कैल्विन साइकिल को होने के लिए चाहिए, वो तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है ये देखना है हमने। C4 फोटोसेंसिस के अंदर जो है वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल जो हैं, यानी कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से मेसोफिल सेल्स के अंदर ये आके जुड़ेंगे फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ। जब ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ जुड़ते हैं आके, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आगे ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन वाला कंपोनेंट है। और इस तरीके से ऐसे पौधे जो C4 फोटोसेंसिस करते हैं, हम उन्हें C4 प्लांट्स का नाम जो है वो देते हैं। और ऑक्सैलो एसिडिक एसिड को आगे अगेन कन्वर्ट किया जाता है, आप देख रहे होंगे साइकिल में, मैलिक एसिड में, वो भी एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। और इसको ऐसा करने के लिए जो है वो NADH जो है वो इस्तेमाल करता है। अब मैलिक एसिड फिर आगे मेसोफिल सेल से अगर आप देख रहे हो तो आपको बंडल शीथ सेल्स के दरमियान में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो बंडल शीथ सेल्स के अंदर ये आकर यहाँ अब क्या होता है कि ये आगे कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ से कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, पायरुविक एसिड अगेन यहाँ से मूव करके चला जाता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, और ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और ATP को इस्तेमाल करके ये साइकिल दोबारा से रिवाइज हो जाता है, और ये सो ऑन जो है वो चलता रहता है। याद रखिएगा ये साइकिल कॉर्न, शुगर केन, सोगरन और कुछ 2 डजन के करीब प्लांट्स जो हैं उन्होंने इस पाथवे को अडॉप्ट किया है। इसके अलावा एक आर्टिकल है, उसका नाम है कैम मेटाबॉलिज्म, जिसका मैंने हिंट आपको यहाँ दिया हुआ है। तो कैम मेटाबॉलिज्म जो है ये जो है वो साइकिल जो है आम रूटीन में तो ये होता है ना कि स्टोमेटा जो है वो रात के वक्त बंद होते हैं और दिन के वक्त क्लोज होते हैं। तो रिवर्स कर दें, स्टोमेटा दिन के वक्त क्लोज होंगे, रात के वक्त जो है वो ओपन हो जाते हैं। इसको कहते हैं कैम मेटाबॉलिज्म। ये थोड़ा सा हिंट देना था आपको मैंने। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 7 आ गया, दैट इज़ कंप्यूटेशनल एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, जिसको हम जो है वो देखने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी जो है, जैसे आपको यहाँ डेफिनेशन भी नज़र आ रही होगी, ये मॉलिक्यूल्स जो लार्ज मोलेकुलर वेट के हैं, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन, उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनका इंट्रैक्शन और सेकेंडरी मैसेंजर कैरियर जिसे हम लाइगेंड्स कहते हैं, जो आपने चैप्टर सेल के अंदर पढ़ा था, उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, 3D स्ट्रक्चर को देखना, फंक्शनैलिटी को देखना, इसे हम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। अब
यहाँ जो है वो नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की बेसिकली अभी हम एप्लीकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले है डिटरमाइन करना एक्टिव साइट्स एंड डोमेन। तो आप सबको पता है जब भी बात एक्टिव साइट की आ जाती है तो ये बात एंजाइम्स की हो रही होती है। एंजाइम्स की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, उनकी शेप, लोकेशन, इन्वायरमेंट, एक्टिव साइट की और उसकी डोमेन्स को स्टडी करना, इसको हम कहते हैं डिटरमिन करना डोमेन्स को, एक्टिव साइट्स को बाय स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। अब मैं यहाँ कुछ एग्जांपल कोट करता हूँ। जैसे पता है आपको HIV एक एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसकी एक ख़ास डोमेन आइडेंटिफाई की गई है जो कि पॉलीमरेज डोमेन है। फिर RNase एंजाइम है, उसकी H डोमेन देखी गई। फिर इसी तरीके से पेप्टाइड, सेरीन पेप्टाइडेज, ये एक और पेप्टाइडेज है, एक एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जब एक्टिव साइट और डोमेन्स को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम टारगेटेड ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स बनाने के लिए हम इस मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग टारगेट। ये एक ऐसा पॉइंट है एप्लीकेशन का जिसके अंदर हम डिजीज़ कॉजिंग मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ड्रग को उनके ऊपर काम करने देते हैं, उनके लिए ख़ास किस्म की ड्रग को बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ड्रग टारगेट का नाम देते हैं। तो ये डेफिनेशन बड़ी अहम है इधर। फिर उसके बाद यहाँ आप सबको पता होगा कोविड-19 बहुत ही अहम वायरस है, कोरोना वायरस। हमने उसके स्पाइक्स को आइडेंटिफाई किया, स्पाइक्स को एक ख़ास नाम दिया SARS-CoV-2। तो ये स्पाइक्स काट के ह्यूमन सेल्स को अंदर जाते हैं और अपनी इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो अगर हम उस स्पाइक्स को काम करने से रोक लें, टारगेट कर लें, उसके लिए कोई मेडिसिन, एंटीबायोटिक बना ले, वैक्सीन बना ले, तो हम इसे कहेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग टारगेट का नाम देंगे। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई करना होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। अब होस्ट तो आपको पता है मेज़बान है, पैथोजन जो बीमारी लगा रहा है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसका ये बताना चाह रहा हूँ कि पैथोजन की स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई कर लें, होस्ट को अटैक करने की जगह को भी हम आइडेंटिफाई कर लें। जैसे पैथोजन है कोविड-19, वो अपने स्पाइक्स के ज़रिए से ह्यूमन के सेल्स के अंदर ACE2 जो है वो रिसेप्टर साइट है, उसको वहाँ काट के अंदर जाता है। अगर हम ये इंट्रैक्शन को जान लें, ठीक है, और उसको स्टॉप कर लें, उसको किल कर दें, इसको काम करने ऐसे ना दें, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन को और हम इंसानों की भलाई के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, डिजीज़ क्योर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास लास्ट आर्टिकल है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये 1912 में डेवलप हुई थी। विलियम ब्रैग ने और लॉरेंस ब्रैग, ये दो अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये काम किया था। ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। मिनरल, साल्ट्स, मेटल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका मैप, डेंसिटी मैप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपको यहाँ एक मेथडोलॉजी नज़र आ रही होगी। इसके अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला है प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप है प्रिडिक्शन ऑफ पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन, फिर क्रिएटिंग डेंसिटी मैप है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इसके अंदर है। अब सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल का बनाना ज़रूरी है। गुड क्वालिटी के क्रिस्टल अगर हमारे पास होंगे तब ही हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकेंगे। अब जब हम एक दफ़ा क्रिस्टल बना लेते हैं स्पेशल सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करके, तो फिर हम जो है वो इस टेक्निक को फर्दर परस्यू कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को याद रखना होगा क्रिस्टल बनाते वक्त कि वहाँ कंट्रोल्ड pH हो, सॉल्ट कंसनट्रेशन हो। तो ये गुड क्वालिटी के क्रिस्टल बनाने के लिए ज़रूरी है। फिर हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्रिस्टल्स आ गए, हम उसके ऊपर एक्सरेज को डालते हैं, साथ में आगे मेटल डिटेक्टर पड़ा होता है या एक्सरे डिटेक्टर पड़ा होता है। जब रेज उसके ऊपर पड़ती हैं तो क्या होता है कि वहाँ बीम ऑफ एक्सरेज जब बम्बार्ड की जाती हैं तो क्रिस्टल वेरियस एंगल्स के ऊपर जो है उसके ऊपर क्रिस्टल्स के ऊपर वो वेरियस एंगल्स के ऊपर पड़ती है जाके, और उसके एटम जो क्रिस्टल के होते हैं वो एक्सरेज बीम को डिफ्रेक्ट करते हैं और वो स्पॉट्स बन जाते हैं डिटेक्टर के ऊपर।
अब थर्ड है डेंसिटी मैप क्रिएटर, तो आपको नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स का वर्ड लिखा होगा वहाँ। तो हम इंटेंसिटी और एंगल्स और स्पॉट्स, तीन चीज़ों को, उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को फिर वहाँ से डिटरमन करते हैं। ये जो डिफ्रैक्शन हुआ होता है यहाँ, उस पैटर्न को हम यूज़ करके डेंसिटी मैप बना लेते हैं। फिर आखिर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके हम डिटरमन कर लेते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर को, और कंप्यूटेशनल प्रोग्राम हमने डेवलप किए हुए हैं जिससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं डाटा को, और फिर हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उस डाटा को 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर में। तो इसी तरीके से ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है ये वर्क करती है। तो एक इसमें फोटो रेस्पिरेशन, एक इसमें C4 फोटोसेंसिस, होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और इनके अंदर बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये था आज का आपका सिलेबस इस वीक का, जिसमें से पेपर आएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। नईम।